गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ हिमांशु। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन नेशनल इनकम, वो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। 3 मेथड्स मैंने आपको बताए थे इन नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें से प्रोडक्ट मेथड हमारा कंप्लीट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम मेथड। सी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ये 2 नाम और भी हैं इसके। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, क्योंकि जो इनकम जनरेट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, फैक्टर ऑफ इनकम में। और दूसरा है फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको पेमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड, जिसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो इनकम मेथड के ये 2 नेम्स और हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या करते हैं इसमें, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। और वो फैक्टर पेमेंट कौन कौन सा है फॉर्म में आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जिसको सैलरी बोलते हैं, रेंट जो लैंड के बदले में दिया जाता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल के बदले में दिया जाता है, एंड प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में दिया जाता है। किसको दिया जाता है, टू द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये ओनर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन कौन है, हाउस होल्ड्स, जो जिनसे प्रोड्यूसर जो हैं या तो हायर करते हैं फैक्टर्स को या परचेज करते हैं। लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ओके, और अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही कंसीडर होता है ये सारा प्रोसेस जो करंट अकाउंटिंग ईयर है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेजिडेंस ऑफ और नॉन रेजिडेंस। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड इनकम, चाहे वो रेजिडेंस के थ्रू जनरेट की हुई हो या नॉन रेजिडेंस के थ्रू जनरेट की हुई हो, उसका सम टोटल जो है वो होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। और इसी डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो फिर वो बन जाता है आपका नेशनल इनकम NNPFC। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया नेशनल इनकम को इनकम मेथड से मतलब कि किस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये बीच में एक टॉपिक आ रहा है स्पेसिफिक कि फैक्टर इनकम क्या है। तो जो 4 फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, बेसिक फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन चारों फैक्टर्स का जो रिवार्ड है फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो रिवार्ड कहलाता है आपका फैक्टर इनकम। A factor income refer to the income earned by a person as a reward by rendering his factor service. It may be in the form of wage for his labor, rent for his land, interest for his capital, and profit for his entrepreneurship. It must be noted that the factor income are only earned income. ये ऑलरेडी इस बात पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि केवल फैक्टर इनकम ही earned income होती है और केवल earned income को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। It does not include any income which is not earned फॉर विच अ फैक्टर सर्विस हैज़ नॉट बीन रेंडर्ड। ऐसी कोई इनकम जिसके बदले में कोई फैक्टर सर्विस नहीं दी गई है, उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। टू इलस्ट्रेट, ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन्स इज़ नॉट देयर अर्नड इनकम। जो ओल्ड एज पेंशन होती है सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट जो है वो डोनेशन एड के तौर पर देती है, 1500 रुपये पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। उसको हम नेशनल इनकम में, उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। It is just a help by the government without anything in return. Such receipts of payment are called transfer receipts or transfer payment. तो ट्रांसफर रिसिप्ट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को NI में इंक्लूड नहीं करना है, इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। These are not included in the estimation of national income. अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात है कि ओल्ड एज पेंशन जो है, जो कि एक ट्रांसफर पेमेंट है, वो तो इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, बट जो रिटायरमेंट पेंशन है, जो व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में काम करता है 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल और वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद जो उसको पेंशन दी जाती है, वो पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन जो है वो इंक्लूड होगी, बिकॉज वो रिवार्ड है उसकी 30, 35, 40 ईयर्स की जो सर्विस है उसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफ़र पेमेंट ओल्ड एज पेंशन जो है वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। और रिटायरमेंट पेंशन जो कि ऑलरेडी एक टाइप ऑफ पेंशन है, उसको क्यों इंक्लूड करेंगे और ओल्ड एज पेंशन को क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कि ये फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके जो रिवार्ड्स हैं, उन रिवार्ड्स को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर की। तो जैसे लेबर के बदले में क्या दिया जाता है, वेज दिया जाता है। तो वेज जो है सैलरी, इसको पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सैलरी जो है 4 वे में दी जा सकती है। नंबर 1, वेज एंड सैलरी इन कैश, जिसको हम तनख्वाह बोलते हैं। सेकंड इज पेमेंट इन काइंड। कई कंपनी जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ
कुछ फैसिलिटीज़ जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो फ्री में अवेलेबल कराती हैं, तो वो भी एक पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है फॉर्मल एम्प्लॉयज़ को, तो उन फैसिलिटीज़ के लिए जो फंड है वो एम्प्लॉयर ही अवेलेबल कराता है, तो दैट फंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड द लास्ट वन इज़ पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसकी उसको पेंशन के तौर पर अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन राजस्थान स्टेट सिंस 2003 और 4 जो है पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। अब सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है, मंथली पेंशन नहीं दी जाती है, बट फिर भी एक काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट पेंशन के तौर पर उस समय दिया जाता है। ये चारों जो अमाउंट हैं, वेजेस, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये चारों जो हैं आपके क्या माने कहे जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ रिवॉर्ड फॉर फैक्टर सर्विस। सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अब 4 फैक्टर्स होते हैं, लेबर है, कैपिटल है, रेंट लैंड है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो लेबर के लिए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। अब बाकी के 3 के लिए जो है वो है, इफ़ लैंड इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस तो इट इज़ गिवन रेंट, फॉर कैपिटल इंटरेस्ट इज गिवन एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट इज गिवन। और इन तीनों रिवार्ड्स को इंक्लूडिंगली इंटीग्रेटेडली कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये जो रेंट और इंटरेस्ट है ये तो इंडिविजुअल वैल्यू हैं, बट प्रॉफिट के कुछ सब टाइप्स भी हैं, जैसे सैलरी के सब टाइप्स से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के सब टाइप्स से, ऐसे ही प्रॉफिट के भी सब टाइप्स हैं। वो है डिविडेंड, जो कंपनीज शेयर इशू करती हैं, उन शेयर्स को जो शेयर होल्डर खरीदते हैं उन शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने ईयरली प्रॉफिट में से कुछ परसेंट देती है, दैट सम परसेंट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लाइकवाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेती है, दैट पार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एंड द थर्ड इज, इन दोनों को पे करने के बाद, प्रॉफिट में से इन दोनों अमाउंट्स को देने के बाद जो बचता है, जो कंपनी अपने पास रखती है फ्यूचर यूज के लिए, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, इनको जोड़ के हम प्रॉफिट मानते हैं। अब किसी क्वेश्चन में आपको एस्टिमेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू भी दी हुई है और डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की भी वैल्यू दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रॉफिट की वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, तो आपको सेपरेटली इन तीनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये तीनों वैल्यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इज दैट क्लियर? नाउ द थर्ड फैक्टर इनकम इज मिक्स्ड इनकम। अभी हमने एक चीज़ बताई आपको कि जो फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इन चारों को सेपरेटली रिवार्ड मिलता है इनकी सर्विसेज के बदले में जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में देते हैं। बट अगर ये चारों फैक्टर्स अगर एक ही पर्सन के पास हों, जैसे कोई किसान है तो उसकी खुद की ज़मीन है, उसकी खुद की कैपिटल है, वो खुद काम करता है खेतों पे, तो जो भी उसने प्रोड्यूस किया उसको बेच के जो भी उसको पैसा मिला उसका प्रॉफिट भी उसी का होगा। तो ये चारों फैक्टर्स एक ही बंदे के हैं और चारों फैक्टर्स का जो रिवार्ड है ऑब्वियसली वो एक ही बंदा लेगा। इन दैट सिचुएशन दिस टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड एस्टिमेट करने के लिए जो फैक्टर इनकम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को हम सम टोटल करेंगे। जो भी फिगर आएगा दैट फिगर इज कॉल्ड NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये फिगर आने के बाद इस फिगर के अंदर हमने NFIA को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड करना है। तो जैसे हम NDPFC में NFIA को ऐड करेंगे तो विल गेट NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज द नेशनल इनकम। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इनकम मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। ये फ्लो चार्ट में बहुत इजीली आपको समझाया गया है। यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, तीनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो वी गेट
NDPFC। NDPFC में हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो फैक्ट्री इनकम जनरेट करके लाए हैं और हमारे यहाँ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो फैक्ट्री इनकम जनरेट करके ले गए हैं के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज NFIA, उस फिगर को हमने इसमें ऐड करना है, तो वील गेट NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब इसके बाद ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेटिंग सरप्लस और जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें सब्सिस्टेंस सेक्टर, जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड नहीं है मतलब आपका रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो अगर प्रोडक्शन सेक्टर सब्सिस्टेंस पर्पस का है या जनरल गवर्नमेंट सेक्टर का है तो फिर ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे। रीज़न कि जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, तो केवल वेज को इंक्लूड करेंगे हम इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं आएगा। इसी तरह से जो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर है, ऐसा प्रोडक्शन गवर्नमेंट का जो कलेक्टिवली कंज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, जैसे कोई गार्डन वगैरह है या फिर डिफेंस सर्विस है या लॉ एंड ऑर्डर सर्विस, पुलिस वगैरह की सर्विसेज हैं, इनके लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस रूप में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस केवल वहीं पर इंक्लूड होता है जहां पर कि प्रोडक्शन को मार्केट में सेल किया जाता है, एंड इन द बोथ केसेस, इन सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं किया जाता है। दैट्स वाई देयर इज नो ऑपरेटिंग सरप्लस एग्जिस्ट इफ देयर इज सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। अब कुछ प्रिकॉशंस जो हमने फॉलो करनी है इस मेथड का यूज़ करते वक्त, तो पहली प्रिकॉशन जो है वो यही है कि ट्रांसफ़र इनकम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, केवल फैक्ट्री इनकम को इंक्लूड करना है। ट्रांसफ़र इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। ओके, सेकंड प्रिकॉशन इज कि इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, जो डकैती है, चोरी है, चेन स्नैचिंग, यहाँ से अगर आप कुछ गेन कर रहे हैं तो वो गेनिंग जो है वो NI में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता है। थर्ड इज़ कमीशन, जो ब्रोकरशिप है वो इंक्लूड होगा। सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेस पर जो कमीशन अर्न किया जाता है वो इसमें इंक्लूड होगा। लाइकवाइज शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदने बेचने पे जो ब्रोकरेज है, दलाली जो है वो भी इंक्लूड होगी क्योंकि वो भी एक टाइप की सर्विस है। विंडफॉल गेंस लाइक लॉटरी वगैरह से जो इनकम आपको प्राप्त हो रही है वो जो है NI के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज उस इनकम के बदले में आपने कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं किया है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस। दैट्स वाई विंडफॉल गेंस से जनरेट की हुई इनकम जो है वो NI में इंक्लूड नहीं होगी। तो बेसिक बात जो है वो यही है कि NI में हमने केवल उसी इनकम को इंक्लूड करना है जिसके बदले में हमने कोई ना कोई फैक्टर सर्विस दी है, चाहे वो कैपिटल के बदले में दी है, चाहे वो हमने लैंड के बदले में लैंड दिया है, चाहे वो हमने एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, चाहे वो हमने लेबर दिया है। इनके बदले में जो इनकम जनरेट हो रही है उसी इनकम को हमने NI में इंक्लूड करना है। इसी तरह से जो जितनी बिल्डिंग्स हैं उनका इम्प्यूटेड रेंट जो है वो भी इंक्लूड होगा NI में। कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ, ये वैल्यूएटेड मेथड में भी बताया गया था, ठीक है ना। इम्प्यूटेड रेंट आएगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन है वो NI में आएगा। अभी जो बात कर रहे थे वो ऑपरेटिंग सरप्लस की थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, लेबर आ जाएगी। इसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, है ना। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। जो मैंने आपको भी बात बताई थी कि प्रॉफिट के जो सब टाइप्स हैं वो अगर आपने इंक्लूड करें तो फिर प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, और अगर प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है एस्टिमेशन में तो फिर इसके सब टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद है इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसी में से दिया जाता है। तो अगर सैलरी अगर एक बार काउंट हो चुकी है तो फिर इनकम टैक्स को सेपरेटली काउंट नहीं करना है। और wages and salary in cash and kind as well as social security contribution by employees on behalf of employees are all component of compensation of employees। ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर सर्विस का था वो है कि अगर आपने वेज और सैलरी को इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम में तो फिर उसके जो सब टाइप्स हैं पेमेंट इन काइंड,
सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट पेंशन, उनको आपको सेपरेटली दोबारा से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने नेशनल इनकम एस्टिमेशन में यूज़ करनी है वाइल वी यूजिंग द इनकम मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटा सा, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसको आप एक बार ध्यान से, जो मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया था वो आपने पढ़ा ही है। इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो यू आर वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं, इस मेथड पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि लास्ट टॉपिक होगा नेशनल इनकम का, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।